हेलो। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम सब इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के मास्टर सीरीज चलाए जा रहे हो 1000 से प्लस प्रश्नों के इस सीरीज़ का पार्ट 16 करेंगे। इसमें हम सब सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ जैसे सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले प्रश्नों की जो फॉन्ट है वो साइज छोटी है क्योंकि वीडियो जो है क्वेश्चंस जो है वो बड़े बड़े हैं। तो ठीक है, आप मैनेज कीजिएगा इसको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ध्यान दीजिए, 3 स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पंचायत सीटों में कमज़ोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो पंचायत की अवधि 5 साल है। देखिए पहला स्टेटमेंट की बात करें तो पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराए जाते हैं। जो स्थानीय निकाय की चुनाव की जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है? स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट आप यहीं पे काट दिए, ये गलत हो गया। बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर। तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पंचायत सीटों पे कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है? सही है। ठीक है, रिजर्वेशन दिया गया है कमजोर वर्ग और महिलाओं को। तीसरा स्टेटमेंट है कि पंचायत की अवधि 5 साल है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हाँ, पंचायत की जो अवधि है वो क्या है? 5 साल है। तो देखिए अब आप ऑप्शन पे आइए। तो देखिए पहला ये तो होगा नहीं ऑप्शन, है ना, ये तो होगा नहीं। अब जहाँ पे 1 आया वो तो कट जाएगा, ये भी कट गया। तो ऑप्शन कौन बच गया? बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो यह स्थापित किया गया है 326 अनुच्छेद के द्वारा। आपको बता दें कि 326 और 325 में स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न होता है और आप एग्जाम में ये क्वेश्चन को गलत करते तो सबसे पहले 325 जो अनुच्छेद है वो समझ लें। देखिए 325 अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर विशेष निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने का जो है दावा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर वंश, पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लिया है, इसलिए उसके लिए एक अलग से इलेक्टोरल उसका लिस्ट बनाया जाए, ये वो दावा नहीं कर सकता है। जो 325 अनुच्छेद में ये बात जिक्र किया गया है। तो 326 में क्या बोला गया है? तो 326 में बोला गया है कि 326 के अंतर्गत यही बोला गया है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को लागू किया गया, यानी कि 18 वर्ष से जो ऊपर है वो हर लोग मताधिकार कर सकते हैं। ठीक है, वो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग मताधिकार कर सकते हैं, शर्त है वो पागल या फिर अपराधी ना हो। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं कि आपका जो वर्तमान जो संविधान है, यानी कि जो नवीन संविधान है, ये लागू होने से पहले भारत में 1935 की जो एक्ट थी उसके तहत केवल 13% लोगों को ही वोटिंग का राइट्स प्राप्त था। ठीक है, 1935 का जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग 13% भारतीयों को सिर्फ वोटिंग राइट्स दिया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कभी नहीं थे? तो वो RS वर्मा। ठीक है, ये कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे। अच्छा, चुनाव आयोग क्या है, कैसा बॉडी है? यह एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? तो देखिए मतदाताओं की जो पंजीकरण की जिम्मेदारी है वह चुनाव आयोग को दी गई है। किसे दी गई है? चुनाव आयोग को दी गई है। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। 1956 में, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? तो 1956 में जो बलवंत राय मेहता का जो उद्देश्य था, देखिए ये क्वेश्चन, ये कमीशन का क्वेश्चन है। कमीशन ने आंसर इसका राइट सी कहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसका आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए। देखिए 1956 में बलवंत राय का जो आयोग गठन किया गया था, ये क्या सिफारिश दिया था? आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सिफारिश किया गया था। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था का जब सिफारिश किया गया तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात हो ही गई, है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही है पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट हो गई। और साथ ही साथ सामुदायिक जो विकास है, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों को सुझाव देना, ये तो दिया
दिया ही था। तो ऑप्शन ए और सी दोनों का दोनों करेक्ट है, ठीक है। बलवंत राय मेहता का उद्देश्य जो था ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट होगा मेरे हिसाब से, और ये सही भी है, ठीक है। लेकिन कमीशन ने इसका आंसर सी दिया था, बाद में इसे इस क्वेश्चन को क्या कमीशन ने हटाया नहीं, अपडेट हम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का पीसीएस का पेपर से लिया गया, मध्य प्रदेश पीसीएस, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए और सी है, और ये सही भी है। आप याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और साथ ही साथ सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन के बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव, ये दोनों बलवंत राय मेहता की कमेटी का जो सुझाव था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है राजमन्नर आयोग। आपको बता दें कि राजमन्नर आयोग का जो गठन है वह 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। इसको गठन किया गया था केंद्र और राज्य का जो संबंध है उस पर कुछ सुझाव देने के लिए। तो ये ऑल इंडिया सर्विस है, आप जानते हैं ये सेंटर के अंदर काम करती है जनरली। तो इसी को हटाने की बात जो कही थी, किसने कही थी? राजमन्नर आयोग ने कही थी। 1970 में इस आयोग का गठन हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉलेज के छात्र नामांकन की वैधता का फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जो अपने शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की चाहत रखती है। तो नगर परिषद में चुने जाने की चाहत रखती है, कोई स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, तो उसके लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? तो वो है कि उसका नाम जो है मताधिकार सूची में आता हो, ठीक है, मताधिकार सूची में आता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ है। तो जो सलाहकार क्षेत्राधिकार जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, यह कौन सा है? तो इसका राइट है कि यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति अगर किसी प्रकार की सलाह सुप्रीम कोर्ट से चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जो नीति आयोग है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। आपको बताया योजना आयोग ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गया? नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग और यूपीएससी और विद फाइनेंस कमीशन, ये तीनों क्या है? ये संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि डायट किस देश की संसद का नाम है। तो डायट जो है वह किस देश की संसद का नाम है? तो डायट जो है वह जापान की संसद का नाम है, ठीक है, जापान की संसद का नाम है। तो फिर फ्रांस का संसद का नाम भी आप याद रख लीजिए कि फ्रांस की संसद को हम सब क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं, ठीक है। और फिर स्पेन की संसद को सर क्या कहते हैं? तो स्पेन की संसद को हम सब क्या करते हैं? कोर्टेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टेस कहते हैं स्पेन की संसद को। और इटली के संसद को क्या कहते हैं? तो इटली के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? सेनेट कहते हैं, ठीक है, सेनेट यानी कि सीनेट। तो ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल था। देखिए 2 बार जो स्टार्टिंग में आपातकाल लगा था वो वॉर, पाकिस्तान और चीन के साथ जो वॉर हुआ था उसके बेसिस पे लगाया गया था। तीसरी घोषणा जो आपातकाल की गई थी वह आंतरिक जो है अशांति को बता के किया गया था, ठीक है, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंदिरा गांधी के द्वारा जो लगाया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देके तीसरी आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब आंतरिक अशांति बता के अभी वर्तमान में कोई भी सरकार जो है वो इमरजेंसी नहीं लागू कर सकती, यानी कि कोई भी राष्ट्रपति है जो 352 का यूज़ करके, है ना, और आंतरिक अशांति का हवाला देके जो है वो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रिट जारी कौन करता है। तो गलत तरीके से अगर हिरासत में लिया गया है किसी को, तो इसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स का आपका उल्लंघन है। अब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है तो रीट जारी होगा। तो रीट जो जारी करता है तो कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम का जो रीट है वो जारी होता है अगर गलत तरीके से आपको कोई हिरासत में लिया है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हैबेस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हैबिस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स क्या है कि भारत में वर्तमान में लोगों को सार्वजनिक हित प्रकटीकरण
करने वाले लोगों की सुरक्षा के साथ साथ अनुचित उत्पीड़न से ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करने की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बयान पर विचार करें। ठीक है, विसल ब्लोअर द्वारा शिकायतों के बारे में अब तक कोई सांविधिक विनियम नहीं है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र और राज्य सतर्कता आयोग की शक्तियां सार्वजनिक अधिकारियों को सुरक्षात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए प्रतिबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ समझिए, विसल ब्लोअर मतलब होता है मुखबरी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई कमियां हो, ठीक है, और उस कमियां को उजागर करना चाहते हो, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाके बोलेंगे। वैसे लोगों को विसल ब्लोअर बोलते हैं, मुखबरी बोलते हैं। तो मुखबरी द्वारा जो है शिकायत के बारे में अब तक कोई सांविधिक विनियम नहीं है। तो हाँ, इस तरीके का कोई इस्टेब्लिश्ड अभी तक नहीं है। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है कि केंद्र और राज्य सतर्कता आयोग की शक्तियां सार्वजनिक अधिकारियों को सुरक्षात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए प्रतिबंध है, तो ये यहाँ सही है। जो केंद्र और राज्य सतर्कता आयोग जो होता है, विजिलेंस कमीशन जो होता है, तो ये जो है पब्लिक फिगर है, सार्वजनिक जो अधिकारी हैं उनको सुरक्षात्मक देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। सॉरी, ये तो वन स्टेटमेंट जो आपका सही है ना, ये तो बताया कि किसी भी प्रकार का सांविधिक विनियम अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो शुरू ही हुआ, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो मिस्र के संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? सूरा परिषद के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से? सूरा परिषद। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है वह कब लगा सकता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा अनुभव हो कि वित्तीय स्थिरता की खतरा है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी यूज़ कर सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र कहाँ पे है? 360। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कभी लगाया गया है? तो आपका जवाब होगा नहीं। भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो भारत के जो समेकित निधि होता है उससे फंड निकालने के लिए जो ज़रूरत किसकी आवश्यकता होती है? संसद की आवश्यकता होती है। ठीक है, संसद के परमिशन से ही इससे फंड से पैसे निकाले जाते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में किन प्रावधानों की प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है? किन बातों को ध्यान में रखते हुए? तो सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो महात्मा गांधी मनरेगा जो है उसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके आवश्यक घटक हैं? तो ये जो है उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम आया था भारत में, उसमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, निवारण का अधिकार, ये सभी चीज़ें, ये सभी अधिकार आपको प्राप्त है, आपको दिए गए हैं। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो भारत में जो चंद्रशेखर है वो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, सिर्फ प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बजट सत्र में बुलेटिन किसे कहा जाता है? तो बजट सत्र में बुलेटिन किसे कहा जाता है? इसको मैं बता दूं आपको कि बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं होती है, जैसे आपको पता है कि सरकार है, मांग जो सरकार का खर्च होने वाला होता है देश चलाने के लिए, उस मांगों को उसके लिए कुछ बजट चाहती है सरकार, पैसे चाहती है, तो उसको संसद में पेश करती है। ठीक है, कि हमें इतने इतने रुपए चाहिए, उसके लिए वोटिंग होता है और फिर संसद उसमें अनुमति, अपना सदस्य जो है वो अनुमति देते हैं। तो सभी चीज़ पे चर्चा होता है, जितने भी बजट में चीज़ें होती हैं उन सभी पे चर्चा होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती, समय के अभाव में छूट जाती है। ठीक है,
तो जो जो चीज़ें छूट जाती है उसको भी लास्ट में क्या कर दिया जाता है, वोटिंग में उसको भी साथ में रख दिया जाता है। जब सबका वोटिंग होता है तो साथ साथ में जिन चीज़ों का चर्चा नहीं होता है उन्हें भी वोटिंग के लिए रख देता है और उन पे सदस्य क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो चर्चा हुआ उसको भी वोटिंग में, नहीं हुआ उसको भी वोटिंग में रख दिया गया। इसी को क्या कहते हैं, बुलेटिन कहते हैं। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा कि स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति। तो कॉलेजियम एक तरीके समझ लिए ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाता है। इसका काम ही होता है कि न्यायाधीशों की, जजेस की नियुक्ति करना। ठीक है, नियुक्ति नहीं, रिकमेंड करना कि, और उसके बाद फाइनल जो है उस पर निर्णय कौन लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। तो न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर कौन, तो वो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना। करो यानी कि टैक्सेस से जो इनकम आता है उसको बांटना स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना। ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना, फाइनेंशियल जो रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इन रिलेशंस को देखना। तो पूछ रहा है कि उपरोक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये सब कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आपको पता है, फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के द्वारा ये सब काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बीजी वर्गीय समिति 1977 किससे संबंधित है। तो बीजी वर्गीय जो संबंधित है समिति 1977 है, यह संबंधित है प्रसार भारती अधिनियम। ठीक है, प्रसार भारती अधिनियम इसी समिति के रिकमेंडेशन के बाद आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया है। तो जो आया था, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, यही अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, इसी को रॉलेट का एक्ट कहा था। आपको पता था, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी ने जो रॉलेट एक्ट है इसी को क्या कहा था, काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो वेस्ट बंगाल में संविधान सभा से चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा में चुने गए थे, वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। तो मोर को जो है 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। हाँ, क्वेश्चन आसान लग रहा है आपको, मोर और राष्ट्रीय पक्षी से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ 100% में 80% चलो ठीक है स्टूडेंट का सही कर देंगे, नहीं 20% स्टूडेंट गलत कर देंगे, वो 1949 और 50 मार्क के ही आ जाएंगे यार। तो देखिए इस प्रश्न में आपको जो है वो गलत यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट छाटना है। स्टेटमेंट 4 दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए कि संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता है, ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या कहता है, ये कहता है कि अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति रोक सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीशों को अपना इस्तीफा देता है। तो ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा गड़बड़ है। और चौथा जो है छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में, ये स्टेटमेंट सही है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है तो वो अपना इस्तीफा किसे देता है, ये आपको जानना है। तो ये जानिए आप कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों को में यातायात का निषेध से संबंधित है। ठीक है, निषेध से संबंधित, यातायात के निषेध से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ जो आपको जानना इंपॉर्टेंट, वो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। आपको बता दें कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 मानव क्षेत्र में यातायात और बंधुआ मजदूरी के अंत से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 जो है वह 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूरी से दूर रखने के विरोध से संबंधित है। ठीक है, मजदूर 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम, उनको मजदूरी से दूर रखने से संबंधित है। तो 23 और 24 आप याद रखिएगा। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 23। ठीक है, 23 में क्या है कि मनुष्यों में यातायात का निषेध।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सबसे पहले आप जान लीजिए स्थापना इसका किया गया था कब? 1993 में। इसका चेयरमैन कौन बन सकते हैं? तो इस आयोग की चेयरमैन जो है वो भारत के सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो है मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। प्रश्न संख्या 30 आपके लिए ये है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक सिद्धांत, लैंगिक समानता इनमें से किसमें है? तो देखिए, लैंगिक समानता जो है वो तीनों में दिया गया है। ठीक है, तीनों में, मौलिक अधिकार में भी लैंगिक समानता की बात है, मौलिक कर्तव्य में भी ये बात है, और नीति निदेशक यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जो है वह लैंगिक समानता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो घरेलू हिंसा में जो है महिला संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 2005 में। आपको बता दें कि 2005 में यह अधिनियम पारित हुआ और इसे लागू 2006 में किया गया। ठीक है, इसे लागू कब किया गया? 2006, एक वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो जो है प्रशासनिक प्राधिकरणों की जो स्थापना है वह 42वें संविधान संशोधन के तहत हुई। साथ ही आपका ये भी जानना जरूरी है कि 42वां जो संविधान संशोधन है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था? तो जांच के लिए जो समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो थे वो संविधान मसौदे की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके ये अध्यक्ष थे। इसमें एक गलत स्टेटमेंट छाटना है क्वेश्चन नंबर 34 में। देखिए क्या है, पहला है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है। अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ से संबंधित है? नहीं, गलत है। और भारतीय संविधान के न्याय का आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है। ठीक है। और संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 नहीं या 26 नहीं, 24 है होना चाहिए। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो गलत क्या है? ऑप्शन बी गलत है। अनुच्छेद जो 24 है वो मार्शल लॉ से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 में ये कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूरी से दूर रखना है। ठीक है, तो 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई थी? तो यह पारित की गई थी 1955 में। ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन जो है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश से अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक है। दूसरा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में से कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन गलत। तो दोनों का दोनों जो है वो स्टेटमेंट गलत है। दोनों की जो अध्यादेश की जो जीवन का है इसका अधिकतम जीवन जो है दोनों के अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल की वो दोनों की समान है। ठीक है, दोनों की समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कि राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाता है। कट गया, गलत हो गया स्टेटमेंट। क्यों? ये विघटित नहीं है, ये एक परमानेंट बॉडी है ना, ये एक परमानेंट बॉडी है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। दूसरा कि विधान परिषद हर 6 साल में विघटित होता है। विधान परिषद भी विघटित, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी विघटित नहीं होता है। तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसके अंदर सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट आते हैं। जो 7 नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वो सभी उनका जो न्यायाधिकरण है इसी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन 39 कहता है कि उच्च न्यायालय में निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रीट जारी किया, इसे क्या कहते हैं? तो
अगर देखिए उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है और उससे जो लोअर या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, मतलब उच्च न्यायालय नीचा न्यायालय को डिसीजन लिया है और डिसीजन का उसको रोकने के लिए कौन सा रीट जारी कर सकता है ऊपर वाला न्यायालय, यही क्वेश्चन है। इसका आंसर राइट है, इसे निषेधाज्ञा कहते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है हिंदी, आप इसको इंग्लिश में याद रखिएगा कि प्रोहिबिशन इसे कहते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन नाम की जो रीट है उसका यूज़ किया जाता है निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि आर्थिक योजना किस सूची में आती है? तो इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वह समवर्ती सूची की हिस्सा है, समवर्ती सूची। निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं? तो ये कौन विधानसभा निर्णय लेता है? विधान परिषद गठन, लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन करने या ना करने से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संतानम समिति की सिफारिशें पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो संतानम कमेटी है उसके रिकमेंडेशन पे जो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया और यह गठन किया गया था 1964 में। आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के हेड कौन है? ठीक है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक दलीय सरकार की आवश्यक विशेषता है? तो एक दलीय सरकार की जो क्या आवश्यकता होती है? लिखित संविधान कोई ज़रूरी नहीं है, न्याय की स्वतंत्रता एक दलीय कोई ज़रूरी नहीं है, दोहरी नागरिकता ये भी कोई ज़रूरी नहीं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रोमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करती है? तो प्रोमिसरी नोट पर जो एकत्रित जो स्टैम्प ड्यूटी है उसे कौन कलेक्ट करती है? उसे करती है राज्य सरकार 100%, ठीक है। राज्य सरकार जो है वो 100% ये कलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बड़ा है कि भारत के राष्ट्रपति / प्रधानमंत्री / मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या क्या कथन है पढ़ते हैं। कथन पहला कि उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है, ठीक है, और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नवंबर में इनका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, और अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा कि वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि उन्होंने एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में भी काम किया था। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है किसकी तरफ इंगित यानी कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो आप समझ पा रहे होंगे, यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कदमों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो भारत में जो बजट की प्रक्रिया है इससे क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आता है। ये आपके एसएससी में शायद ना आए और नहीं आएंगे, एसएससी में कह रहा हूँ, और रेलवेज़ में आपके ये क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे ये क्वेश्चन, लेकिन ये कमीशन और जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप ए के एग्ज़ाम है उसमें ये सवाल, या एसएससी का सवाल एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए बजट जो भारत में पेश किया जाता है उसका क्रोनोलॉजी आपको बताना है। इसमें 4 स्टेटमेंट है कि रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित स्थायी समितियां द्वारा विचार की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बजट के व्यापक रूप से अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, और चौथा स्टेटमेंट है सदन में बजट पेश किया जाता है। तो ये सभी का क्रोनोलॉजी आपको बताना है कैसे कैसे होता है काम। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है वह है सी, ठीक है, 4 2 1 3, यानी कि सदन में बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बजट के व्यापक रूप में से अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाएगी। फिर क्या होगा, फिर होगा कि रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधी स्थायी समितियां द्वारा विचार की जाती है। फिर सबसे लास्ट क्या होता है कि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? तो 5 क्षेत्रीय जो परिषदों की स्थापना है वह हुई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। वित्त आयोग का है, लोकसभा सचिवालय का भी है, चुनाव आयोग का भी है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में जानते हैं आप कि इसका जो गठन है वह 1993 में हुआ था, ठीक है, 1993 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो भारत का जो पहला नगर निगम था वो था मद्रास।
मद्रास नगर निगम भारत का पहला था जिसका गठन 1687 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1687 में। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिलेटी भाषा निम्नलिखित भाषाओं में किसकी बोली है? तो सिलेटी जो है वह बंगाली का एक हिस्सा है। ठीक है, बंगाली भाषाओं की एक हिस्सा है, बंगाली भाषा की एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे, प्लस कुछ कुछ मॉडल क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके भी जवाब आप हमें दें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।